नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। आगाज हेडलाइन से। बीजेपी हाईकमान की रियासती बीजेपी लीडरान को नसीहत। 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन की तैयारी करें शुरू, रियासत में करें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा। पंपोर में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी पर मिलिटेंटों का हमला, हमले में बीजेपी लीडर का पीएसओ हुआ जख्मी। बारामूला के कोनुमा के हैं जनरल सेक्रेटरी। जम्मू के जानीपुर में 13 साल की बच्ची के जिनसी इस्तेहसाल का शक, पड़ोस में रहने वाले शख्स पर चाकू के जोर पर जबरदस्ती का इल्जाम, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। बांदीपुरा में गांव वालों की मेहनत पर सरकार ने डाली मिट्टी, बारिश के बाद रोड की हालत खस्ता, पैदल चलने में भी हो रही है परेशानी। और जम्मू कश्मीर में मौसम ने बदली करवट, कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से बढ़ी सर्दी। पहलगाम में सयाहों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ, तो भदरवा में बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम। दिल्ली में बीजेपी हाईकमान ने रियासती जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडरान को 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन की तैयारी पर जोर देने की बात कही है। बीजेपी हाईकमान ने कहा कि बीजेपी लीडरान जम्मू कश्मीर में अपनी कारगुजारी का बेहतर मुजाहरा करें। साथ ही लीडरान से यह भी कहा गया है कि जम्मू में पार्टी के खिलाफ जो लोगों में नाराजगी बढ़ रही है उसे दूर करने की कोशिश करें, जिससे कि 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में ज्यादा मिकदार में सीटें हासिल हों। साथ ही कहा है कि साबिक वजीर खजाना हसीब दराबू की बर्खास्तगी के बाद भी बीजेपी पीडीपी के साथ ही काम करेगी। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव समेत रियासती बीजेपी सदर सत शर्मा, रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कल दिल्ली में मुलाकात की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीडीपी के कारकुनान के नुक्ते नजर अलग हैं, बावजूद इसके हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि मीटिंग में रियासती काबीना में फेरबदल के साथ बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद पर भी बात होनी थी, लेकिन फिलहाल यूपी और बिहार के ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट के बाद 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में कैसे रियासत जम्मू कश्मीर में ज्यादा सीटें हासिल हों, इस पर तबादला ख्याल हुआ। वहीं पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी, बीजेपी की इस मीटिंग पर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी वैद भसीन ने कहा कि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी और बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है और इस वजह से नौशेरा में बीजेपी और पीडीपी कारकुनान में झड़प हुई। इस मसले पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने उनसे खास बात की। हमारे साथ हैं वेद महाजन, जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीपी में। सर, इस वक्त जो खासकर जो पॉलिटिकल इस वक्त हैपनिंग्स हो रही हैं हमारी स्टेट में, जिस तरह से बीजेपी की भी मीटिंग हुई, और इसको किस तरह से देखते हैं? वो पीडीपी के बीजेपी की अपनी पार्टी की मीटिंग है, तो उसमें तो मैं नहीं समझता कि हमारा कोई उसमें रोल है। वो जब चाहे वो मीटिंग कर सकते हैं, वो दिल्ली में कर सकते हैं। बीजेपी में की दिल्ली में सरकार है, उनकी हाईकमांड वहाँ पे है, तो ऐसी मीटिंगें नॉर्मली होती रहती हैं, तो देयर इज नथिंग न्यू इसमें कुछ। सर, ये मीटिंग इसलिए अहम थी क्योंकि डॉक्टर हसीब दराबू को जिस तरह से काबीना से निकाला गया, उसके बाद आनन फानन में ये मीटिंग बुलाई गई, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो मीटिंग उन्होंने बुलाई, उसमें आज मैं एक शायद ट्रिब्यून में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने उस पर बड़ा क्लियर कर दिया है कि पीडीपी का ये अंदरूनी मामला है। वो किसको मंत्री रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते, ये पीडीपी का अपना ज़ेर इख्तियार में है, ये अपना अंदरूनी मसला है, इसलिए दे कांट डू एनीथिंग, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियर किया है जी। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। ऐसा वो जब चाहे इसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को उन्होंने और भी बड़ी चीज़ों को उन्होंने आज क्लियर किया है, जो मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है। सर, जिस तरह से डॉक्टर हसीब दराबू अभी काबीना से निकाले गए हैं, इसके बाद पार्टी में क्या गुटबाजी शुरू हो चुकी है, इस तरह की खबरें हैं? नहीं, कोई गुटबाजी पार्टी में नहीं है। महबूबा मुफ्ती हमारी पार्टी की लीडर हैं, सभी उनकी लीडरशिप को कबूल करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि गुटबंदी का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई जगह है। यहाँ ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, इस पर हर एक आदमी अपनी विचारधारा रख सकता है, सुनी जाती है। जहाँ तक मुझे तजर्बा है, हम लोग पार्टी बनाने में से हैं, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी जिसकी बेस पे ये पार्टी बनी थी, अब जो इशू था वो तो हमारा कोर इशू था कि कश्मीर एक समस्या है और उसका राजनीतिक उसका हल निकलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये तो हमारा बेसिक मुद्दा था इस पार्टी को बनाने का।
जी सर, जिस तरह से नौशहरा के अंदर भी बीजेपी और पीडीपी के वर्कर्स में झड़प हुई, उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ तल्खी पैदा हुई है। नहीं, देखिए राजनीति में डेमोक्रेटिक सेटअप में ये आम बातें होती हैं। विचारधारा में कभी पीडीपी की अपनी आइडियोलॉजी है, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, कभी कभार वर्करों में क्लैश हो भी जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है। वेद महाजन, जिनका कहना है कि छोटी मोटी बातें जो हैं कॉलिशन में होती आई हैं, लेकिन इनको उम्मीद है कि जल्दी ही जो कमेटी गठित की गई है महबूबा मुफ्ती की तरफ से, वो इसका हल निकाल लेगी। और दूसरा इनका यही भी कहना है कि जिस तरह से काबीना से डॉक्टर हसीब दराबू को निकाला गया है, उससे बीजेपी का ये कुछ लेना देना नहीं है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और बीजेपी आला कमान भी इसको साफ कर चुकी है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और जिस तरह से बीजेपी हाईकमान की मीटिंग के बाद जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी जोर से करने की बात कही गई है, साथ ही बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद का जो मसला, उस पर राजन वैद्य ने, हमारे जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने असेंबली स्पीकर कविंद्र गुप्ता से भी खास बात की। हमारे साथ हैं कविंद्र गुप्ता, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली और सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। सर, जिस तरह से हसीब दराबू जी के काबीना के बाहर आने के बाद एक मीटिंग बुलाई गई दिल्ली में, क्या मकसद था उस मीटिंग का, बताएंगे? मुझे लगता है जो दिल्ली में मीटिंग बनाई गई उसके साथ दराबू साहब का कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो मैटर है उनका इंटरनल मैटर था पीडीपी का। उस पर मिनिस्टर किसको बनाया, पहले भी इसके पहले भी कई बार मिनिस्टर चेंज हुए, ठीक है, लेकिन इससे कोई बीजेपी को इफेक्ट हुआ या उस कारण से मीटिंग बुलाई, मुझे ऐसा नहीं लगता। सर, रिशफल की खबरें थी, अब जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं कि पार्टी हाईकमान ने ये साफ कर दिया है कि जो अभी रिशफल नहीं होगा, पार्टी को मजबूत करने पर अहमियत दी जाएगी। ये तो पार्टी की हाईकमान पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से करें। मुझे लगता है कि एक ही अखबार की ये खबर है, अब वो खबर उन्होंने कहाँ से ली ये मुझे नहीं पता, लेकिन पार्टी में रीशफल होना या न होना ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है। जब भी वो चाहेंगे, जब उनको लगेगा, तो ये वैसे तो ये अटकलें हम पिछले 2 सालों से सुन रहे हैं। जी ऐसा, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि पीडीपी और बीजेपी का जो गठबंधन है, जिस तरह से नौशहरा के बाद खटास आई है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, कोलिशन धर्म को निभाना मुझे लगता है दोनों पार्टियों का धर्म है। इस प्रकार की कोई भी खटास ना आए और जो भी फैसले लिए जाते हैं मिल बैठ कर के लें, तो मुझे लगता है कि ऐसी नौबत सामने नहीं आती। जो जहाँ कहीं गलतियाँ हुई हैं, गलतियों से सीखना चाहिए। और कितना बड़ा पिटारा खोल देना मुझे लगता है कि वाकई ही चिंताजनक है। आज हर तहसील अगर जिला मांगेगी तो मुझे लगता है वो पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन कौन सा जगह को जिला बनाना है, ये उसी एक गलती हुई, उसके साथ लगातार गलतियां होती गई, उसी का परिणाम है। जहाँ तक खटास का सवाल है, तो मुझे लगता है कि दोनों को, जैसे मैंने कहा कि कोलिशन धर्म निभाना चाहिए और इस तरह की आइंदा ऐसी बात ना हो, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। सर, आइडियोलॉजी दोनों पार्टियों की अलग अलग है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो एक कमेटी बनाई गई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसको जब ये कोलिशन करने की बात आई थी तो मैं भी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप में था। केंद्र में बैठ कर के जो बात हुई उसमें यही था कि ये ठीक है कि हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन लोगों ने जिस प्रकार से हमें मैंडेट दिया उसी का परिणाम था कि कोलिशन। इसलिए कुछ मुद्दों को लोगों ने जो मैंडेट दिया उनको सम्मान करते हुए हमने विकास के मुद्दे को लेकर के सरकार बनाई थी और वो चल भी रही है। सर, जिस तरह में यूपी के रिजल्ट आए उसके बाद इस तरह की खबरें भी हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है आने वाले जो 2019 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसके लिए भी हिदायत दी गई है कि अभी से काम किया जाए। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी पर पहले भी लोगों ने विश्वास किया है और अब हम तो विकास को लेकर के हमने काफ़ी काम भी किया है। ठीक है, मैं ये नहीं मानता कि हमारे लोग ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं, लेकिन
हो सकता है कहीं, क्योंकि नया एक्सपीरियंस है सभी का, कोई कहीं ना कहीं गलती हुई हो, लेकिन ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से कोई बिना इल्जाम के वो काम कर रहे हैं। अपोजिशन का काम होता है मुद्दे उठाना, वो उठाती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसमें इस प्रकार का कोई इल्जाम लगा नहीं। अगर अपोजिशन तो बहुत कुछ कहती है, वो लोग बातें उठाते हैं जो खुद गलतियां करते रहे। जी कविंदर गुप्ता, जिनका कहना है कि जिस तरह से क्लैश हुआ है बीजेपी और पीडीपी वर्कर्स में, ये चिंताजनक है, लेकिन इसको ठीक किया जाएगा। और इनका ये भी कहना है कि ज़िला की मांग हर इलाके में मुकम्मल नहीं की जा सकती है, और जो पार्टी का 2019 को लेकर जो तैयारी है, उसके लिए पार्टी ने जो विकास के काम किए हैं उसको लेकर ये जनता तक जाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और पंपोर में बीजेपी के लीडर पर मिलिटेंटों ने हमला कर दिया, जिसमें उनका पीएसओ जख्मी हो गया। पुलिस अफसरान के मुताबिक कुछ मिलिटेंटों ने बारामूला के कोहनमा इलाके के बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान पर हमला कर दिया, जिसमें उनका सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। बीजेपी के मीडिया तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि 4 मिलिटेंटों ने पीएसओ का हथियार छीनने की कोशिश की, जिसमें पीएसओ जख्मी हो गया। हमले के फौरन बाद आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस की एसओजी टीमें मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। इस मसले पर हमारे नुमाइंदे ने बीजेपी के कोहिनमा इलाके के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर से खास बात की। खनमू बालहमा में आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर खान पर जो हमला हुआ, उसको लेकर उनके ऑफिस में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के श्रीनगर ऑफिस में किस तरह से पार्टी कार्यकर्ता जो है बड़ी तादाद में आ चुके हैं, और खैर आफियत पूछने के बाद बालहमा से किस तरह से यहाँ ऑफिस पहुंचने में कामयाब हुए। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मोहम्मद अनवर खान मौजूद हैं। अनवर साहब, बताएगा कि ये टाइम क्या था और क्या किस तरह से हादसा पेश आया? ये 1 बजे के करीब मैं खनमू जैसे ही पहुंचा, गेट के पास कुछ 4 बंदे खड़े हो गए। जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरा, उन्होंने गेट को खड़खड़ाया, पीएसओ मेरा बाहर गया, तो फिर पता नहीं चला, फिर फायर, ज़बरदस्त फायर हो गया, जिसमें मेरा एक पीएसओ भी जख्मी हो गया, बिलाल। हाँ जी जी। तो बताएगा कि आपने देखा उनको, जो हमलावर थे, आप उनको देख पाए? बिल्कुल, 4 बंदे थे, मैंने देखा उनको, फेरन लगा के थे, और उन्होंने 2 गन निकाल के फायर शुरू किया, फिर पता नहीं चला कि क्या हुआ। तो आप जब आपके पीएसओ ने वापस फायर वगैरह खोला? वो पता नहीं अभी तक मुझे, मगर उसके गन को भी, एक जो जख्मी है उसके गन को भी फायर 1-2 लगे हैं। तो आप गाड़ी से उतर रहे थे? मैं अंदर, गेट के अंदर पहुंच गया था उस टाइम। तो आप कॉलेज जा रहे थे, कुछ खास था? नहीं, वहाँ पे मेरा अपना है जी जी इदारा, इंस्टीट्यूट, वहाँ देखने गया था मैं। तो उसके बाद अब इनकाउंटर वगैरह शुरू हुआ, आपको क्या लगता है कि वो भाग निकलने में कामयाब हुए होंगे? उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये हुआ तो बहुत जल्दी वहाँ पे अपनी पुलिस वगैरह पहुँच गई थी। उसके बाद में पता नहीं है कि क्या हुआ। मीडिया इंचार्ज अल्ताफ साहब आपकी तरफ आना चाहिए। सबसे पहले आपने खबर ब्रेक की कि इस तरह से इस पे हमला हुआ, उसके बाद क्या आईजी, डीजी या सीनियर अफसर से कोई रब्ता हुआ? जैसे ही हमने सुना कि अनवर साहब पे हमला हुआ, तो मेरे एक कोलीग आरिफ साहब है, उनको फ़ोन आया। हमने जैसे ही, फिर आरिफ साहब ने एसएसपी को, कंसर्न एसएसपी को उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने वहाँ एसएचओ को भेज दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स को ये एक आंख नहीं बाता है, इनको रास नहीं आता है। ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे वर्कर डरे, वो घर में बैठे, लेकिन हमारे वर्कर ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो डरने वाले नहीं है। मोहम्मद अनवर खान साहब के साथ हैं अल्ताफ ठाकुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं कश्मीर विंग के। बता रहे हैं कि जिस तरह से अनवर खान साहब के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि सोशल एक्टिविस्ट के साथ होने के साथ साथ जिला बारामूला में उन्होंने दाग बेल डाली भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद पार्टी कार्डर को आगे फैलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज का हमला अनवर खान के मुताबिक इस तरह के हमले जो हैं वो सामाजिक कामों को रोकने से नहीं रोक पाते हैं। शरफानी के साथ सही तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर। इधर शुमाली कश्मीर में बारामूला जिले में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जराये के मुताबिक श्रीनगर बारामूला रोड पर बुध की शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार 2 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। जराये के मुताबिक महलूकीन की शनाख्त आशिक अनवर वार और आजाद अहमद पीर के तौर पर हुई है। दोनों कुपवाड़ा जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एक्सीडेंट्स का कुछ सिलसिला चला कुछ टाइम से यहाँ बारामूला नेशनल हाईवे पे। इसकी कुछ हम लोगों ने एक्सरसाइज की अलॉन्ग विद द ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स। कुछ कंक्लूजन्स पे पहुँचे दैट देयर इज़ अ नैरो लेन, थोड़ा बहुत ट्रैफिक कंजेशन रहता है, सिंगल लेनिंग सिस्टम है। सो आपकी वसादत से मैं लोगों से अपील करूँगा जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं इस हाईवे पे कि थोड़ा ध्यान से चलाएं और लेन जो है
वो प्रॉपरली फॉलो करें। इस सिलसिले में जो ट्रैफिक कंजेशन का सिलसिला है, हमने डीएसपी ट्रैफिक से भी बात कर ली। वी आर ऑन इट, वी आर ऑन जॉब एंड यू विल सून सी के रिजल्ट्स विल बी बेटर। उनके साथ भी बात करेंगे एंड इंशाल्लाह विल ट्राई टू मिनिमाइज द डेंजर एज मच एज पॉसिबल। आर्मी की जानिब से रियासत जम्मू कश्मीर में हमेशा से ही नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स और तालीम फराहम कराई जाती रही है और इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आर्मी की तरफ से इंजीनियरिंग में अपना मुस्तकबिल बनाने वाले तलबा के लिए सुपर 30 चलाया गया था, जो कि अब सुपर 50 हो गया है। इस मौके पर आर्मी के 15वीं कोर के GOC AK भट्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि मेडिकल में भी कश्मीर का नौजवान हिंदुस्तान की हर रियासत में हो, इसीलिए कश्मीर सुपर 30 मेडिकल प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के लिए एक NGO और ख़ासतौर से NIEDO ने फैकल्टी की जिम्मेदारी संभाली है और खर्चे की जिम्मेदारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ली है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने GOC AK भट्ट से खास बात की। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी के मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ती। हमारे साथ बात करने के लिए भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, वेलकम टू श्रीनगर। उसके बाद आपका आज का जो एजुकेशन सेक्टर में जो सुपर 30 से शुरुआत करें तो कहाँ लेके चल रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी है, जैसे आपको पता है कि इंजीनियरिंग में सुपर 30 जो कि अब सुपर 50 हो गया है, इन बच्चों ने पिछले 4 सालों में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा पाए हैं और हम इनको ये अपॉर्चुनिटी दे पाए हैं। हम चाहते हैं कि मेडिकल में भी ऐसा हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान में एक कश्मीर का बच्चा डॉक्टर हो, और यही हमारा एम होगा। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि सुपर 30 जिस हिसाब से हमको रिस्पांस मिला है, ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। आप जब से चार्ज संभाले हैं, आपका बेसिक इनिशिएटिव रहा है एजुकेशन, स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ों की तरफ। क्या उम्मीद करें कि आर्मी का जो पब्लिक के साथ एक दूरियां हैं अभी, उसको पूरा करने के लिए एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है? सेना की हमेशा ही कोशिश रही है और रहेगी कि हम लोगों को यूथ के साथ, सब लोगों के साथ में जुड़ पाएं, और इसी कारण से सद्भावना की जो अलग अलग हमारी कार्रवाई हैं वो इसी के लिए हैं और इसको हम और बढ़ावा देते रहेंगे। क्या उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह IPL में अभी हमारा मंजूर पांडे लड़का चला गया, भारत का जो नेशनल नेटवर्क है क्रिकेट का, फुटबॉल का, एजुकेशन का, उसमें जम्मू कश्मीर के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए? निश्चय, मेरा ड्रीम ये है कि हर इस एक्टिविटी में बहुत सारे हमारे कश्मीर के बच्चे हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनका साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें बच्चों को तालीम देना और बच्चों को नेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बिठाने के लिए फ़ौज की तरफ से तमाम तर जो ज़रूरियात और मदद जो है वो पूरी की जाएगी। एक तकरीब में किलो फोर्स के जो कमांडर थे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में यूथ का जो इस वक्त एलिनेशन है, दूरियाँ हैं, उसको कम करने के लिए यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। अशरफानी के साथ से तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। गांदरबल के गगनजीर इलाके में आग लग जाने की वजह से एक घर जलकर राख हो गया। देर रात लगी इस आग में किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर तो नहीं है, लेकिन गांव वालों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। और इंतजामिया की लापरवाही की वजह से बांदीपोरा के हथबल के लोग इन दिनों परेशान हैं। गांव वालों ने सख्त मशक्कत के बाद अपने लिए रोड बनवाया, लेकिन इस रोड पर सरकारी मिट्टी भरकर छोड़ दी गई, जो लोगों के लिए परेशानी की वजह बनी हुई है। जिंदाबाद, मुर्दाबाद और हाय हाय के नारों के बीच कुछ मुस्कुराते चेहरे भी नजर आ रहे हैं। ये मुस्कान फर्जी नारे लगाने की वजह से नहीं, बल्कि हिचकिचाहट की वजह से है, जिसका फायदा सियासी लीडर और इंतजामिया के अफसरान अक्सर उठाते रहते हैं। यह हमारे खुलकर आवाज ना उठाने का फायदा उठाते हैं। जब हमें इसका एहसास होता है तो अपना काम छोड़कर इसी तरह जिंदाबाद, मुर्दाबाद और हाय हाय के नारे लगाने के लिए जमा हो जाते हैं। तकरीबन 10 साल पहले हथबल गांव के लोगों ने अपने खर्चे पर रोड बनवाया ताकि आवाजाही में आ रही परेशानियों को कम किया जा सके। रोड को पक्का करने के बदले मकामी इंतजामिया ने इस पर मिट्टी डाल दी। रही सही कसर हर बार बारिश पूरी कर देती है। रोड की हालत ऐसी हो जाती है कि गाड़ी तो दूर, पैदल भी संभल कर चलना मुश्किल हो जाता है। 2006 में हमने ये रोड
अपने थ्रू गांव पूरे गांव ने मिलके बनाई थी, तो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ नहीं दिया। तो उसके बाद आज 2018 चल रहा है, इसके बाद शबीर अहमद रेशी और तारिक अहमद आंगर, उन्होंने यहाँ रोड पे ब्लॉक के थ्रू 3 लाख रुपया मिला था उन्होंने, तो उन्होंने इस पे मिट्टी बिछा दी, तो जिससे हमें चलने में इतनी प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ गांव के लड़के स्कूल जाते हैं, लड़कियां स्कूल जाती हैं, तो उनको प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है तो उसको कंधों पे उठा के लेना पड़ता है 1-2 किलोमीटर नीचे, वहाँ से उसको गाड़ी मिलती है। तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर हमें। रोड का जब काम हुआ तो यही मिट्टी डालकर इस रोड का खस्ते हाल कर दिया। आज देखो चलने में कितनी मुसीबत आती है, जब कोई बीमार पड़ता है तो वो भी हमें कंधे पर उठा कर चलना पड़ता है ऐसे। अगर यहाँ मर्द नहीं होंगे तो बीमार बिल्कुल मर जाएगा। ऐसे सट करके जब कोई गाड़ी का इंतजाम नहीं है, गाड़ी आएगी कैसे जब रोड है नहीं है। ये मिट्टी डालकर इसको पूरा पिघला दिया। ये जब बारिश पड़ती देखो रोड का क्या होगा, ये पिघल जाता है। नहीं सर, गाड़ी कहाँ आ सकती है, गाड़ी खाली इंसान नहीं चल सकता है, तो गाड़ी की बात ही नहीं। अब हम पहुंचे मकामी डीसी साजिद हुसैन के पास, ये जानने के लिए कि इस रोड को वक्त रहते दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। डीसी साहब की बातों से पता चला कि वो इन सब से बेखबर थे, फिर भी उन्होंने आनन फानन में 1 हफ्ते के भीतर एक्शन लेने की बात कह दी। आपने मेरी नोटिस में ये मामला लाया, मैं इंश्योर करूंगा कि ये अगले 7 दिन में मुझे एसीडी इस बारे में रिपोर्ट दे दे। अगर कुछ कोताही हुई है तो उनके खिलाफ जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो रह गया है काम करना वो भी हम इंश्योर करेंगे कि उसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए जो भी लगा है नरेगा में काम हुआ तो वो हम करवाएंगे, ठीक करवाएंगे। विद 7 डेज आई विल मेक इट श्योर कि रिपोर्ट हम तक पहुँच जाए। मिट्टी होने की वजह से बारिश के बाद रोड पर फिसलन बढ़ जाती है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे हों या मजदूर, यहाँ तक कि मरीजों को भी लाने ले जाने में परेशानी होती है। डीसी की जानिब से वादे किए गए हैं, देखना है कि निभाए जाते हैं कि नहीं। भट्ट शहजाद की रिपोर्ट, जी सलाम, बांदीपुरा। और डोडा जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जो अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं। डोडा के मंजमी में एक ऐसा ही हाई स्कूल है जो सिर्फ 3 कमरों पर चल रहा है। कई बार मकामी लोगों ने एहतजाज भी किया, लेकिन स्कूल की हालत नहीं सुधरी। खास बात है कि 2014 में मंजमी हाई स्कूल को अपग्रेड करके 10+2 कर दिया गया था, लेकिन न तो इसके लिए इमारतें बनी और न ही असातिज़ा की बहाली हुई। सिर्फ कागजों पर ही स्कूल चल रहा है। यही वजह है कि तलबा को कई किलोमीटर दूर देसा के हायर सेकेंडरी स्कूल जाना पड़ता है। फिलहाल मंजमी हाई स्कूल में 170 से ज्यादा तलबा ज़ेरे तालीम हैं, लेकिन असातिज़ा की तादाद महज 6 है। उस पर भी 3 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। स्कूल के हेडमास्टर ने भी कबूल किया कि बुनियादी ढांचे और असातिज़ा की कमी की वजह से बच्चों को मेयारी तालीम नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 पोस्टें हैं। 6 पोस्टों में से 3 वैकेंट हैं, 3 हम काम कर रहे हैं, जिसपे कि 2 डिप्लॉयमेंट पे यहाँ पे हमें लाए गए थे, एक धारूर स्कूल से डिमांड करके। जबकि पिछले साल हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी थी स्कूल में, तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन ने धारूर से एक टीचर दिया हुआ था, दूसरा हमें पंजान देसा से दिया हुआ था। तो अभी जस्ट एक ऑर्डर हुआ जो हमारे जडीओ साहब और सीओ साहब ने किया है कि अगर ये टीचर लोग अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे नहीं जाते हैं तो इनकी पे हम बंद कर देंगे। तो सर इसमें मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर 170 बच्चे हैं, ये लोअर हाई स्कूल है, 10 क्लासें हैं, 3 रूम है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनको हम रिलीव यहाँ से न करें, लेकिन हमें डिपार्टमेंट तो सपोज कुछ अभी तक कवरेट नहीं कर रहा है। वो तो यही कह रहे हैं कि यहाँ से इनको रिलीव कर दो। अगर मैं रिलीव करता हूँ तो मुझे पब्लिक का भी प्रेशर है। हमारे स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारे स्कूल में हमको रूम नहीं है बैठने के लिए। एक ही क्लास में हम 3-3 क्लासें बैठते हैं और हमें पढ़ने में भी बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। और हम जब हमारे स्कूल में हमारी क्लास में टीचर आते हैं तो एक टीचर हमें हिंदी पढ़ाता है और दूसरे टीचर हमें उर्दू पढ़ाते हैं, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इधर फिल्म डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा की कश्मीरी पंडितों पर बनाई जाने वाली फिल्म पर विश्व कश्मीरी पंडित समाज ने फिल्म बनाने से पहले कश्मीरी पंडित से बात करने की अपील की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजीम के मेंबरान ने कहा कि विदु विनोद चोपड़ा जो फिल्म बनाने जा रहे हैं उसमें कश्मीर मसला और कश्मीरी मुहाजिर जो कि 28 सालों से कश्मीर से बाहर रह रहे हैं उनकी दिक्कतों को फिल्म के जरिए दिखाए जाने की बात कही है। साथ ही कश्मीर की सही तस्वीर पेश करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि फिल्म बनाने से पहले उन्हें कश्मीरी समाज से एक बार बात करनी चाहिए। साथ ही हुकूमत से कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए कड़े इक़दाम उठाने की अपील भी की। विदु विनोद चोपड़ा जी को मैं ये कहूंगा
कि अगर उनको क्या उनकी फिल्म में कश्मीरी पंडितों की, जो कश्मीरी विस्थापितों की, कश्मीरी माइग्रेंट्स की, कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की जो पिछले 28 साल से दुर्दशा है, उनकी जो दुविधा है, उनकी जो विडंबना है, क्या उस पर कोई एक आध सीन है या दो सीन है? जो हमारा पुरानी, जैसे बादल साहब ने कैटेगोरिकली किया, जो हमारा पुराना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है हमारा पुराना, जो उन्होंने वो फिल्म बनाई थी मिशन कश्मीर, उसमें तो उन्होंने मिलिटेंसी को दर्शाया था, मिलिटेंट्स को दर्शाया था, हमारे बारे में कोई बात नहीं की थी। इसलिए हम इस चीज को बिल्कुल कंडेम करते हैं। इससे पहले कि कोई एक्शन हो, इससे पहले कोई फिल्म बने, विदु विनोद चोपड़ा जी को हमारे साथ, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ पूरा स्क्रिप्ट डिस्कस करना चाहिए। अगर उसमें कश्मीरी पंडितों की इश्यूज का, उनकी विडंबनाओं का, उनकी परेशानियों का कोई दर्शाते हैं, वो कोई है उसमें, कोई वो दिखाते हैं उसमें उसका कोई वो उस पर फिल्म बनी है, उसमें कोई उसका रोल है, तो हम फिर वो देखेंगे आगे चल के वो कैसे हो जाएगा। और जम्मू में रोहिंग्याओं के जरिए सहाफियों के साथ मारपीट के खिलाफ हिंदू एकता मंच ने 16 मार्च को बंद का ऐलान किया है, जिसकी हिमायत युवा राजपूत सभा ने भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभा के प्रधान राजवीर सिंह ने कहा कि रोहिंग्याओं का मसला संजीदा मसला और इस पर हुकूमत को कड़े इकदाम उठाने चाहिए। साथ ही मीडिया पर हुए हमले की भी उन्होंने मजम्मत की। ये जम्मू डोगराओं का है, ये जम्मू कश्मीर डोगराओं का तलवार के जोर पर गिलगित बलोचिस्तान और स्कुर्दू तक अपनी सीमाएं बढ़ाई थी। और मैं आज जम्मू की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि सारे लोग एक मंच पर इकट्ठा हों और डोगराओं के अधिकार के लिए लड़ें। इधर श्रीनगर में अर्बन लोकल बॉडीज महकमे के मुलाजमीन ने प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। उन्होंने डीपीसी और दीगर मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर मुलाजमीन के सदर मंजूर पंपोरी ने कहा कि अर्बन लोकल बॉडीज महकमे के डायरेक्टर मंजूर सूफी को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। साथ ही उन्होंने महकमे के डायरेक्टर को गैर संजीदा बताते हुए कहा कि उन्हें मुलजमीन की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। और फॉरेस्ट डिवीजन लनगेट और पहरों के तमाम मुलाजमीन ने आज अपने मुतालबात को लेकर के हिंदवाड़ा में एहतजाज किया और धरना दिया। मुजाहिरीन ने सैलरी में इजाफे के साथ साथ क्लास 4 और फॉरेन गार्ड की मुलाजमत की मुस्तकली का भी मुतालबा किया। एहतजाज कर रहे मुलजमीन का कहना है कि वो लंबे वक्त से महकमे जंगलात में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो वक्त पर तनख्वाह मिलती है और ना ही उनकी नौकरी पक्की की जा रही है। उन्होंने रकार को धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो गैर मुद्दती हड़ताल पर वो चले जाएंगे। सरकार को उन्होंने धमकी दी है। हमारे इस वक्त बाल बच्चे इस वक्त पूरे सड़क पे आने वाले हैं कि हमारे को जंगलों में इतना बोझ हो रहा है कि कोई भी काम हमारे से नहीं हो सकेगा। उन्होंने हमारे से वादा किया है कि हम 2.5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी दे देंगे, यहाँ पे अलाउंस करेंगे, रिस्क अलाउंस करेंगे। हम गवर्नमेंट को वार्न करना चाहते हैं कि आज के बाद 10 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी मांगी पूरी नहीं होगी, जेन्युइन डिमांड पूरी नहीं होगी, हम सड़कों पे आएंगे, हमारे बाल बच्चे सड़कों पे आएंगे। उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होगी। उधर जम्मू कश्मीर नॉन गेजेट फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी गांदरबल में एहतजाज किया और हुकूमत से अपने मुतालबात को पूरा करने की मांग की। महकमे जंगलात में काम कर रहे 3रे और 4थे दर्जे के मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत उनके साथ सौतीला बर्ताव कर रही है। एहतजाज कर रहे लोगों का कहना है कि उनकी तनख्वाह में बरसों से इजाफा नहीं किया गया, उन्हें रिस्क अलाउंस भी नहीं मिल रहा है। अगर हुकूमत उनके मुतालबात को नहीं मानती है तो रियासतगीर हड़ताल पर वो चले जाएंगे। इधर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या में मुतनाज़ा जगह को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वसीम रिजवी की तजवीज़ को नामंजूर करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुतनाज़ा जमीन पर मस्जिद बनाने की तजवीज़ की हिमायत की है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के एक दिन बाद ही मामले में बड़ा मोड़ आया है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुतनाज़ा जगह पर मस्जिद बनाने की तजवीज़ की हिमायत की है।
शिया पर्सन लॉ बोर्ड ने वसीम रिजवी की तजवीज को नामंजूर कर दिया। शिया पर्सन लॉ बोर्ड के तर्जुमान यासूब अब्बास ने कहा, वसीम रिजवी के गैर जिम्मेदाराना बयान से शिया तबका नाखुश है। यासूब अब्बास ने कहा कि अयोध्या तनाज़े पर शिया तबका सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मानेगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ये चाहता है कि मस्जिद की जगह के ऊपर मस्जिद ही बनना चाहिए। तो शिया पर्सनल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। वो शिया समुदाय की बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो सरकार की नुमाइंदगी तो ज़रूर कर रहे हैं, मगर पूरी शिया कम्युनिटी को लीड करके उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये हरगिज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदर वसीम रिजवी ने हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत लिखकर कहा था कि हिंदू तबके के मंदिरों को तोड़कर बनाई गई सभी मस्जिदों को वापस किया जाए। इस खत में उन्होंने अयोध्या की बाबरी मस्जिद समेत 9 मस्जिदों का जिक्र किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इधर जम्मू के जानीपुर कॉलोनी में 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप की खबर है। हालांकि पुलिस के मुताबिक मेडिकल के बाद रेप की तस्दीक नहीं हो सकी। वहीं मुतासिरा के अहले खाना ने पुलिस के जांच पर भी सवाल उठाए हैं। जब माँ बाप पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने गए थे, तब घर में छोटे भाई की देखभाल के लिए अपनी 13 साल की बच्ची को छोड़ गए थे। लेकिन 9 तारीख को जब वो काम से आए तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा वो छोड़ कर गए थे। बच्ची ने अपने माँ बाप को बताया कि पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने उसके साथ जबरदस्ती की है। जिस शख्स पर यह शर्मनाक इल्जाम लगाया गया है वो 6 बच्चों का बाप बताया जा रहा है। तो हम लोग काम पे गए थे ना, लड़की अकेली घर में थी, स्कूल जाती थी ना, तो इसको छोड़ जाती थी। साथ में छोटा इसका भाई भी था 2.5 साल का, वो भी साथ में था। तो वो लड़का आया, लड़की बोल रही थी कि आया तो दरवाजे पास खड़ा हो गया ना, तो उसने भगाया भी है, वो नहीं भागा। फिर इसके बाद उसने हमकी भी थी चाकू साकू की लड़का के साथ, फिर बोले लड़का को मारूंगा या तेरे को मारूंगा। तो लड़की डर गई। तो फिर बंदा सियाना है, वो 6 बच्चे का बाप है वो। तो फिर उसने इसके साथ बदतमीजी की, तो भाग गया। हम लोग शाम को आए, कोई 7 बज गए। तो जब इसने सुनाया फिर उसकी डेरी पड़ गई, तो गायब थे दोनों भाई। साहब, हम जब घर आए तो लड़की हमारी ने बोला कि इधर आए हैं, तो बोलती हमारे साथ ऐसे ऐसे किया। उसने सुनाया तो गई, तो फिर उसने सुनाया तो इसमें अंदर आए तो बोला वो साथ में हमारे साथ ऐसी ऐसी बात की। मुतासिरा की माने तो वो घर में अकेली थी और अपने भाई का ख्याल रख रही थी। तभी पड़ोस के ही रहने वाले शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद चाकू के दम पर मासूम के साथ ज्यादती की। मैं सोई हुई थी, वो उसने गेट खोल के आ गया अंदर। फिर मैं उठी, मैंने कहा यहाँ क्यों आया? कह रहा ऐसे ही आया। मैंने कहा कुछ काम है? कह रहा नहीं। मैंने कहा जा यहाँ से। कह रहा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा पापा को फोन लगाऊं? कह रहा लगा। फिर जब तक मैं पापा को फोन लगाने लगी, जब साथ में चाकू ली हुई थी, मैं भाई को धमकी दी। कह रहा अगर तेरे को जान से मारूंगा या तेरे भाई को। कह रहा अगर शोर किया। फिर मैं शोर करने लगी तो गर्दन पे पूरा अपना जोर मेरी गर्दन पे डाल दिया, मुँह भी बंद किया। फिर उसने गंदा काम किया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मेडिकल जांच में लड़की के साथ रेप की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी अहले खाना की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की और उसके अहले खाना की गवाही के बिना पर मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन मेडिकल जांच में रेप की तस्दीक न हो पाना भी सवाल खड़े कर रहा है। मामला आगे चलकर चाहे जिस मोड़ पर पहुंचे, लेकिन ये बात साफ है कि सच्चाई की परतें अभी खुलना बाकी है। जी सलाम के लिए जम्मू से अवे परगाल की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पुंछ में आंगनवाड़ी मुलाजमीन और आईसीडीएस प्रोजेक्ट के समाजी वेलफेयर डिपार्टमेंट के कारकुनान ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया और पुंछ मंडी और सूरनकोट के कारकुनान ने मिलकर रैली भी निकाली। एहतजाजियों ने दिल्ली हरियाणा की तर्ज पर आंगनवाड़ी मुलाजमीन का एहतजाजियों में इजाफा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारी खिदमात कई प्रोजेक्ट और स्कीम में ले रही है, लेकिन हमारी माली हालत की तरफ गौर नहीं कर रही है। उन्होंने अपने मुतालबात को लेकर नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबात पूरे करने की अपील की। छोटी सी
मांगे हमारी कि हमारा जो 3600 में है हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनका भी पेट पालना है, हम काम करते हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। तो हमारे जायज मसले हैं। हम छोटी सी है कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है उसकी पे कम से कम 10,000 की जाए और आंगनवाड़ी हेल्पर जो है उसकी 6,000 रुपया की जाए। और जो पेंशन स्कीम से हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो बहनें हैं जो 20-20 साल 40-40 साल नौकरी करके जा रही हैं, रिटायर हो रही हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन उनको भी ऐसे ही खाली हाथ भेज देते हैं। तो हमें गवर्नमेंट तक यही पहुंचाना है कि हमारे साथ इंसाफ करे और हमारी बातों को सुने समझे, हमें मजबूर ना करें इस तरह से सड़कों पे बैठने। इधर टनमर्ग में आज सूमो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। दरअसल ये लोग टनमर्ग में खराब सड़कों की वजह से काफी परेशान है। इनका कहना है कि टनमर्ग में सड़कों की हालत खस्ता है, खासकर खाईपुरा को जोड़ने वाली सड़क तो चलने के लायक नहीं है। आए दिन इन सड़कों पर हादसे होते रहते हैं लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। सूमो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का कहना है कि खराब सड़कों की वजह से तलबा, मुअम्मर अफराद और मरीजों को काफी दिक्कत होती है। फेडरेशन ने हुकूमत को धमकी दी है कि अगर सड़कें नहीं बनी तो वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। आज कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सका तो इसकी वजह से रोड पूरा खराब है। अब खुद भी नजर डालो रोड की तरफ, रोड कैसा है, इसकी वजह से हमने आज पूरा हड़ताल किया। गवर्नमेंट को हमने अपील किया था 2 साल से, हमारा गवर्नमेंट ने नहीं सुना आज तक। तो अभी एसडीएम साहब अभी भी बोल रहा था नहीं हम करेंगे रोड ठीक, वो करेंगे, ये करेंगे। 2 साल हुआ इसको, यही आज कल, इसकी वजह से हम हड़ताल पे बैठे हैं। आज हम इसलिए स्कूल नहीं गए क्योंकि गाड़ी टाइम पे नहीं मिली। इन्होंने हड़ताल की। किन्होंने हड़ताल की? सोमो वालों ने हड़ताल की, रोड खराब था इसीलिए हम स्कूल टाइम पे नहीं पहुंचे। इधर जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। मुल्क के दूसरे हिस्सों में जहां गर्मी बढ़ने लगी है वहीं कश्मीर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा हुआ है। भदरवा में भी तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात की तरफ से एवलांच की वार्निंग भी दी गई है, जिसे देखते हुए भदरवा में इंतजामिया ने स्कूलों को बंद रखे जाने के ऑर्डर दिए हैं। जानते हैं कि कल से यहाँ पर दौरान मूसलाधार बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, तो इस बारिश के पेश नज़र कहीं कोई जानी कोई माली नुकसान ना हो, खासकर बच्चों को उसकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पहले भी यहाँ काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं कि बच्चों का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछली दफ़ा भी जो बारिश की वजह से एक बच्ची की डेथ भी हो गई थी, वो दरिया बंद हो गई थी। तो इन सब चीज़ों के पेश नज़र भदरवा एडमिनिस्ट्रेशन ने एडीसी भदरवा ने सुबह ही ये ऐलान किया है कि तमाम स्कूल प्राइमरी और मिडल जो है वो बंद रहेंगे। वहीं दूसरी जानिब मौसम सर्द होने के बाद पहलगाम में सयाहों के चेहरे पर खुशी देखी गई। सयाह ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ लेते नजर आए। तो पहलगाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सयाह जो यहाँ पर अब बेहद खुश नजर आ रहे हैं, उनको एक बार फिर बर्फबारी का मजा लेने को मिल गया है। इधर कुछ दिनों से मौसम बदला था लेकिन एकाएक करवट मौसम ने ली है। में जो बताया जाता है वैसे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत डरा के रखे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ आने के बाद पता चलता है कि स्विट्ज़रलैंड या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में ही इतनी अच्छी जगह है। शायद उनको वहाँ बोलना चाहिए कि हम जम्मू जाने चाहिए, स्विट्ज़रलैंड वालों को ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मौसम और क्लाइमेट देख के और मैं बर्फ़ देख के तो एकदम दंग रही। मैं तो कहता हूँ अगर यहाँ नहीं आए आप तो इंडिया में आप रह के आपका कोई मतलब नहीं है। नहीं, यहाँ हमने ऐसा कुछ नहीं देखा अभी तक। हम लोग बहुत डरे हुए थे, घर से भी बराबर फ़ोन आ रहे थे कि बहुत बुरा माहौल चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, बहुत सपोर्टेबल हैं। और कटरा वैष्णो देवी यात्रा के जाने वाले अकीदतमंदों के लिए सफर को आरामदेह बनाने के मकसद से बोर्ड के जरिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। बोर्ड इंतजामिया ने जदीद सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए पालकी की तामीर करवाई जो कि पुरानी पालकी से 30 किलोग्राम वजन में कम होगी और मुसाफिरों को सफर के दौरान झटके भी कम लगेंगे। 150 किलोग्राम वजन वाले अकीदतमंदों को भी पालकी के जरिए से भवन तक पहुंचाया जा सकेगा। जदीद पालकी की तामीर स्टील से की गई और ये काफी मजबूत भी है। बोर्ड इंतजामिया के जरिए इस पालकी को बहुत ही कम कीमत पर मजदूरों को दिया जाएगा। इसकी बनावट का सारा खर्चा भी बोर्ड ही उठाएगा। इधर जम्मू यूनिवर्सिटी में हाल ही में 44वें इंटर
कॉन्टिएट सालाना एथलेटिक मीलो 2017-18 का ऐलान किया गया और जम्मू डिवीज़न की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में से 31 टीमें इस मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। इस मुकाबले में मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए 38 एथलेटिक मुकाबले होंगे रहे और इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के इनेकाद का मकसद तलबा को अपने खेलों की सलाहियत को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है, जो कि मुस्तकबिल में खिलाड़ियों के लिए सूदमंद साबित होगा। हंदवाड़ा में जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक की जानिब से एक रोजा बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान लोगों को बैंक की जानिब से दिए जाने वाले लोन से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई। बैंक के तमाम स्कीम्स और दिए जा रहे फायदों के बारे में जानने के लिए लोगों की अच्छी खासी तादाद मौके पर मौजूद रही। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से जम्मू में एक फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। इस बात की जानकारी JKTDC के वाइस चेयरमैन रफी अहमद मीर ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि कश्मीरी फूड और कल्चर को फरोग देने के मकसद से इस 2 रोजा फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इधर सोपोर में सड़कों पर बना डिवाइडर लोगों के लिए वबाले जान बनता जा रहा है। हुकूमत ने सड़कों की ट्रैफिक को कम करने के लिए डिवाइडर बनाने का काम शुरू किया है, लेकिन सड़कों को चौड़ा किए बगैर ये काम किए जा रहे हैं। महज 12 फीट के रोड पर डिवाइडर बनाने से लोगों को आमद और रफ्त में परेशानी हो रही है। गुज़िश्ता दिनों एक कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कि 2 लोग जख्मी हो गए। मकामी लोगों का कहना है कि सड़कों को कुशादा किए बगैर और पैदल चलने वाले लोगों के लिए खासतौर से बनाए बगैर खासतौर से लोगों के लिए ये हल नहीं निकाला जा सकता इसका। और बांदीपोरा में प्लांटेशन ड्राइव की अगुवाई DDC ने की। उन्होंने बताया कि सरकारी इमारतों स्कूलों में प्लांटेशन के लिए सरकार की जानिब से मुफ्त में चिनार के पेड़ दिए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि माहौलियात को आलूदगी से बचाने के लिए प्लांटेशन जरूरी है। उधर बारामूला के डिग्री कॉलेज में भी प्लांटेशन ड्राइव के मद्देनजर चिनार के पेड़ लगाए गए। इस दौरान बारामूला के DC डॉक्टर नासिर अहमद नक्कास ने तलबा के साथ पेड़ लगाए। कॉलेज के अलावा दीगर सरकारी मकामात पर चिनार के इन पेड़ों को लगाने का काम चल रहा है और इस दौरान जिला इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे।